आज हम चर्चा करेंगे साथियों उपापन की योजना, उसकी आवश्यकता और स्वीकृति के संबंध में। नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आरटीपीपी एक्ट रूल्स के संबंध में। कुछ महत्वपूर्ण जो चीज़ें होती है, ये जो पूरा उपापन है किन किन पॉइंटों पे अधिक टिका हुआ है, उस पर साथियों आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, इसको मैं सरल भाषा में रूपांतरित करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको साथियों अभी आप सिस्टम से जो एक एक नियम और रूल्स दिए गए हैं, नंबरिंग से अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो मेरा ये मानना है कि आप इसको और समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए उसको अलग अलग टुकड़ों में तोड़ करके ही इसको समझा जा सकता है। तो आप सभी को पता है आरटीपीपी में पूरी बात एक ही चीज़ की गई है, उपापन अर्थात प्रोक्यूरमेंट अर्थात टेंडर निविदा जो भी होती है वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये पूरी चीज़ खरीद प्रक्रिया होती है वो सारी किसमें है, इसमें आरटीपीपी में दी गई है। अब बात ये करते हैं अपन सबसे पहले। अब आपको साथियों क्या करना है, आरटीपीपी में एक योजना बनानी होगी, आवश्यकता का निर्धारण करना पड़ेगा और स्वीकृति। इन तीन चीज़ों के अंदर पूरी आरटीपीपी है, अर्थात ये प्रारंभिक चीज़ें होती है जो आरटीपीपी में करना आवश्यक होता है। इनके बिना आप आरटीपीपी अर्थात उपापन नहीं कर सकते हैं। अब अपन चलते हैं। सबसे पहले तो अपन ने बात की योजना की, तो साथियों ये योजना नियम 7 में दी गई है। साथियों ध्यान रखना, नियम और धारा दोनों अलग है। धारा की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं आरटीपीपी एक्ट की बात कर रहा हूँ। एक्ट जो बना था ये 2012 में था। मैं नियम की बात कर रहा हूँ तो मैं किसके रूल्स की बात कर रहा हूँ, किसकी रूल्स की, जो कि बना था 2013 में। कब बना था, 2013 में। ठीक है साथियों, तो अब अपन चलते हैं। योजना नियम 7 में है, आवश्यकता की अवधारणा धारा 5 और नियम 6 में, और स्वीकृति धारा 8 और नियम 11 में दी गई है। अब योजना को समझने के लिए साथियों इसमें कुछ 4 पॉइंट और देखने पड़ेंगे। एक तो दस्तावेजी अभिलेख बनाना योजना के लिए, ये धारा 10 में है। एक रजिस्टर रखना पड़ेगा, नियम 10 में है। रजिस्टर और जो टेंडर को एक संख्या देनी पड़ेगी, कोई नंबरिंग देनी पड़ेगी, वो नियम 8 में है। और ट्रैकिंग करना नियम 9 में है। तो इस प्रकार से इसकी योजना बनेगी। वो कैसे, अपन चलते हैं एक एक पे। सबसे पहले योजना कहती है धारा 5 के अनुसार, धारा 5 के अनुसार योजना बनानी है। तो धारा 5 क्या कहती है कि 1 वर्ष में जो भी आपको खरीदना करना है उसके लिए आपको टेंडर, आपको एक योजना बनानी है। अब योजना किसकी बनानी है, अब आप माल खरीदना चाहते हो तो गुड्स खरीदना चाहते हो, वृक्ष खरीदना चाहते हो या सर्विस लेना चाहते हो, तो जिसका आपको टेंडर करना है उनका साल भर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक योजना बनानी पड़ेगी। अब धारा 5 ये भी कहती है कि आपको आवश्यकता की अवधारणा निर्धारित करनी पड़ेगी। यहाँ आवश्यकता की अवधारणा का मतलब है कि आपको उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या आपको इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, अर्थात क्यों है उसकी आवश्यकता, तो उसका आपको उसमें उल्लेख करना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा कि मुझे साल भर के लिए यही आइटम खरीदना है, ये माल खरीदना है, या वर्क्स करना है, या सर्विस करना है, और क्यों खरीदना है वो आपको प्रोसेस वहाँ के ऑफिस का बताना पड़ेगा। ठीक, अब जब ये सब क्लियर हो जाएगा तब आपको क्या है कि प्राकृतिक मूल्य क्या होता है, एस्टीमेट कॉस्ट अर्थात उसकी अनुमानित लागत का निर्धारण करना पड़ेगा। आपको ये तो टेंडर तो करना इनमें, लेकिन जिसका करना चाह रहे हो उसकी अनुमानित लागत भी निर्धारण करनी पड़ेगी। अब वो अनुमानित लागत किससे करोगे, आप इन 3 पॉइंट से करोगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप देखोगे उसका विस्तार या परिणाम, उसका स्कोप और क्वांटिटी कितनी है, वो किस पद्धति से आप करना चाहते हो। तीसरा पूर्व अर्हता, प्री क्वालिफिकेशन, इन सबको अपने को ध्यान रख करके ही इसकी एस्टीमेट कॉस्ट लगाई जा सकती है। अब ये साथियों ये प्री क्वालिफिकेशन, इसमें क्या होता है साथियों, जैसे कि कोई टेंडर होता है तो अपन में क्या है, कुछ क्या करते हैं कि उस टेंडर में एक प्री बिड रखते हैं। प्री बिड में क्या होता है साथियों
ये प्री क्वालिफिकेशन प्री बिड से रिलेटेड है। ठीक है, प्री बिड में क्या करते हैं साथियों, अपन टेंडर इनवाइट करते हैं तो बिडर वहाँ आते हैं और जो भी अपन मान लो अपने एस्टिमेट कॉस्ट वगैरह कुछ भी रखी है तो वो उसके बारे में वो बताते हैं, अपने डॉक्यूमेंट कमी है उसके बारे में बताते हैं, तो वो अपने को ये बता देते हैं कि ये जो एस्टिमेट कॉस्ट है वो आपने ज़्यादा लगा दी या कम लगाई है, आपको इसको ये रखना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए, वो चीज़ें बता देती हैं। तो इन चीज़ों से क्या है, अपने को एस्टिमेट कॉस्ट का पता चल जाता है। अब बात करते हैं साथियों योजना। योजना का उल्लेख साथियों नियम 7 में दिया गया है। 1 साल के लिए बनाई जाएगी, ये मैंने पहले बता दिया। क्या खरीदना है आपको, माल, संक्रम, सेवा जो भी खरीदनी है इसका उल्लेख करना पड़ेगा। और क्या विशेषता रखनी है, इसमें क्या क्या विशेषता रखोगे आप, अर्थात परिमाण अर्थात क्वांटिटी की विशेषता रखो, टाइप किस प्रकार का आप करना चाह रहे हो, क्या क्वालिटी आप रखना चाह रहे हो, तो ये सब विशेषता उसमें देनी पड़ेगी। आपको उसके अंदर प्राकृतिक मूल्य अर्थात एस्टिमेट कॉस्ट बताना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि आप फंड कहाँ से लेंगे, राज्य सरकार से ले रहे, केंद्र सरकार से ले रहे, अन्य कोई परियोजना वहाँ से कर रहे हैं। और आपको बजट कोड बताना पड़ेगा, किस बजट कोड से आप ये परचेज करेंगे और कौन सी पद्धति से करेंगे ये भी बताना पड़ेगा, और समय सीमा भी बतानी पड़ेगी। इन सब का एक चार्ट बनाना पड़ेगा 1 साल के लिए उपापन जब अपन करते हैं, तो ये कहलाती है साथियों उपापन की योजना। अब बात करते हैं उपापन योजना का ही पार्ट है कि अपने को क्या करना पड़ेगा, एक दस्तावेजी अभिलेख का संधारण करना पड़ेगा, जो कि धारा 10 कहती है। या आप आरटीपीपी एक्ट में देख सकते हैं, धारा 10 में जो दस्तावेजी अभिलेख होंगे उसमें क्या क्या होगा, एक आवश्यकता की अवधारणा जो आपने की थी उसका दस्तावेज रखना पड़ेगा, जो धारा 5 के अनुसार। उपापन की विषय वस्तु कि कौन सी चीज़ का खरीदना चाह रहे हो, आप गुड्स का खरीद रहे हो, माल का खरीद रहे हो, वृक्ष का खरीद रहे हो, ये धारा 12 के अनुसार आपको इसका निर्धारण करना है। तीसरा, कौन सी पद्धति से कर रहे हो, यदि आप खुली पद्धति से भिन्न किसी अन्य पद्धति का चयन करते हैं तो धारा 29(4) के अनुसार आपको दस्तावेज रखने होंगे। बोली लगाने वालों की विशेषता, यदि आपने कुछ बनाई है, स्पेसिफिकेशन बनाए हैं वे, तो वो भी आपको करने पड़ेंगे। प्री बिड आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है, यदि आप प्री बिड रखते हैं तो जो भी उसके स्पष्टीकरण हैं, जो भी बिडर देते हैं वो, और जो उनका प्रत्युत्तर अपन देते हैं वो, उन दोनों का भी रिकॉर्ड आपको संधारण करना पड़ेगा। बोली की कीमत और वित्तीय शर्तें, आपने बोली की जो कीमत लगाई है, कोई फाइनेंशियल कोई शर्तें लगाई है, उसके भी डॉक्यूमेंट रखने पड़ेंगे। मूल्यांकन का सारांश अर्थात रेस्पॉन्सिव और नॉन रेस्पॉन्सिव आदेश जो होते हैं वो आपको वो संधारित करने पड़ेंगे। अगला है अपील का ब्यौरा, जो कि धारा 38 में होता है। अपील जो होता है, कोई किसी हो सकता है कई बार किसी मैटर में अपील करना पड़े, तो अपील करना पड़े तो उसका भी एक अलग से एक संधारण आपको रखना पड़ेगा। और अन्य सूचना जो आवश्यक होती है वो समस्त दस्तावेजों का एक अभिलेख संधारित करना पड़ेगा, धारा 10 ये कहती है साथियों। अब इसमें साथियों एक लिखा गया रजिस्टर, और रजिस्टर भी रखना पड़ेगा साथियों, वो है नियम 10 में। रजिस्टर रखना है, सुरक्षित अभिरक्षा में रहे। अब ये रजिस्टर साथियों ये मैंने सेल्फ बनाया, तो ये कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं दिया गया है। तो जहाँ तक है इसमें सबसे पहले तो अपनों को रखना पड़ता है सीरियल नंबर, उपापन नंबर, प्रोक्यूरमेंट नंबर अपनों को देने पड़ते हैं, वो रखना पड़ेगा। उसकी विषय रखनी पड़ेगी, ये माल है, सेवा है, वृक्ष है, उसकी अनुमानित राशि अपन ने क्या लिखी। प्राप्त फीस साथियों इसमें 3 फीस प्राप्त करते हैं अपन, एक तो बिड फीस प्राप्त करते हैं, एक RISL फीस प्राप्त करते हैं, ठीक है, और एक बिड सिक्योरिटी राशि प्राप्त करेंगे, वो चीज़ें लिखेंगे। और सफल बोलीदाता का उल्लेख करेंगे कि कौन सा बिडर सफल हुआ है, उसका नाम लिखेंगे। इस प्रकार से और भी अन्य चीज़ें जो आपको आवश्यकता प्रतीत हो, जो आपके ऑफिस में चल रहा हो, उसके अकॉर्डिंग एक रजिस्टर रख सकते हैं। अब है बोली संख्या। बोली संख्या का मतलब बोली का नंबरिंग करना, यह नियम 8 कहलाता है। ठीक है, इसको कहते हैं संख्याकन परिपाटी करना। इसमें क्या करते हैं, बोली को संख्या देनी है, वित्त वर्ष के अनुसार रखनी है। जैसे कि वित्त वर्ष चालू हो गया ठीक है, तो अपन ने क्या रखा, जैसे 01 बिड रखी एक, तो इसके ऑब्लिक लगा दिया 2025, फिर अगली बिड रखी तो 02/2025। जो आप ये रजिस्टर बनाएंगे उसके अनुसार ही इसकी बोली की संख्या का निर्धारण होता रहेगा। पहली निविदा का यहाँ डाल दिया, दूसरी निविदा का यहाँ डाल दिया, तीसरी का यहाँ डाल दिया। इस रजिस्टर के अनुसार ही जब पोर्टल पे अपलोड करते हैं तो वो बोली संख्या आपको देनी होती है।
अगला है साथियों उपापन प्रबंध करना व ट्रैकिंग करना। इसका भी धारा 9 में उल्लेख किया गया है। उपापन संस्था क्या करेगी? उपापन प्रबंध सूचना प्रणाली बनाएगी। त्रैमासिक आधार पर कार्य की वो ट्रैकिंग करेगी। एसवी पोर्टल पर वो अपलोड करेंगे, दस्तावेज चेक करेंगे, संविदा की पालना हो रही है नहीं हो रही है, कोई विलंब और शास्ति, ये सब चीज़ें हैं। इन सब को कौन करेगा? उपापन संस्था एक ट्रैकिंग करेगी साथियों। अब है आवश्यकता। साथियों धारा 5 और नियम 6 कहता है कि आप जो टेंडर करना चाहते हो उसकी क्यों आवश्यकता पड़ी, उसकी आवश्यकता का अवधारणा करके उसका कारण अभिलिखित करने के बाद भी टेंडर प्रोसेस करना है। तो उपापन से पहले आपको आवश्यकता का निर्धारण करना है, उसका प्राकृतिक मूल्य देखना है। आवश्यकता का आधार किस आधार पर करोगे? उसकी एस्टीमेट कॉस्ट के आधार पर, जो कि एस्टीमेट कॉस्ट कैसे निकलेगी? उसके विस्तार या परिणाम, स्कोप और क्वांटिटी, पद्धति, मेथड, पूर्वता, प्री क्वालिफिकेशन, इन सब चीज़ों को आपको देखना होगा। अगली चीज़ है साथियों स्वीकृति। ये साथियों इंपॉर्टेंट है। स्वीकृति, जब तक स्वीकृति ही नहीं होगी, बजट ही नहीं होगा और या कोई अनुमोदन ही नहीं लोगे, तब तक आप उपापन नहीं कर सकते। तो धारा 8 और नियम 11 इसी चीज़ का उल्लेख किया गया है। धारा 8 ये कहती है कि उपापन प्रक्रिया प्रारंभ से पहले अनुमोदन प्राप्त करेगी जिसे वित्तीय शक्तियां दी गई है। जिसको वित्तीय शक्तियां दी गई है उससे अनुमोदन लेना पड़ेगा। अब साथियों यहाँ स्पष्ट नहीं है किसको वित्तीय शक्तियां दी गई है। अब वित्तीय शक्तियां जो भी है वो सारी जीएफआर के अंदर है। ठीक, आपकी जीएफआर जो है उसके अंदर आपको क्या मिल जाएगा? ये सब वित्तीय शक्तियां मिल जाएगी आपको। जीएफआर का जो पार्ट 2 है तो उसमें देखना हर ऑफिस की हर कार्य की एक नेचर के अनुसार उसमें दी गई है वित्तीय शक्तियां। उसके अनुसार आपको ये देखना है कि किसको पावर है किसको नहीं है। अगला है नियम 11 कहता है समस्त आवश्यक आपको अनुमोदन और स्वीकृति लेनी होगी। और कहने का मतलब समस्त आवश्यक जो भी अनुमोदन स्वीकृति हैं वो लेनी पड़ेगी। माल और सेवा के मामले में आपको प्रशासनिक स्वीकृति लेनी पड़ेगी और वित्तीय स्वीकृति लेनी पड़ेगी, दोनों लेनी पड़ेगी। जब आप संक्रम की कर रहे हो, वर्क्स का काम कर रहे हो, तब आपको प्रशासनिक स्वीकृति भी लेनी पड़ेगी, वित्तीय स्वीकृति लेनी पड़ेगी और तकनीकी स्वीकृति भी लेनी पड़ेगी। तो ये साथियों ये जनरल प्रोसेस था जिसके बिना साथियों आप उपापन प्रोसेस को प्रारंभ नहीं कर सकते। साथियों यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।